बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 256 किस्त सुन चुके हैं और अब 257 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुमकिन है मैं कोई गलत बात बता दूं, इसलिए लिटरेचर का मुताला करो। लिटरेचर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मरियम ने तड़प कर कहा, तुम्हारे किरदार से मुतासर होकर ही तो मैं तुम्हारे मदहब के बारे में जानना चाह रही हूँ। अगर तुम कहते हो तो यकीनन ठीक ही कह रहे हो, लेकिन ये भी तो है कि अब मेरे पास लिटरेचर का मुताला करने की मोहलत ही नहीं है। जाहिर है तुम मुझे सारी बातें तो नहीं बता सकते। अगर मोहलत मिलती तो मैं तुम्हारे लिटरेचर का मुताला जरूर करती। अगर तुम्हें मुतमईन करने के लिए मुझे तमाम रात भी यहाँ बैठना पड़े तो यकीन करो मुझे कोई आर नहीं होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि तुम मेरे मजहब में दिलचस्पी ले रही हो। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिस मजहब के पैरोकारों में तुम जैसे मिसाली फर्द मौजूद हूँ वो मजहब गलत नहीं हो सकता। बकिया बातें तो मैं बाद में भी मालूम कर लूंगी। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कोई शख्स अगर तुम्हारे मजहब में शामिल होना चाहे तो उसके लिए उसे क्या शराइत पूरी करना होगी। मेरे जिस्म में जैसे खून की गर्दन यकलख्ती तेज हो गई। मरियम इस्लाम कबूल करना चाह रही थी। एक गैर मुस्लिम का इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन इसके मामले में तो मेरी खुशी दो चंद हो गई थी। बातनी तौर पर तो वो पहले ही से मुसलमान थी, उसकी फितरत में अमन और सलामती थी। और इस्लाम किस चीज का नाम है, उसके तो लफ्ज़ी मैनी अमन और सलामती के हैं। ये तो अखुवत का दर्स देने वाला मतलब है। मरियम अगर इस्लाम कबूल किए बगैर ही मर जाती तो मुझे तकलीफ होती। शायद उसे मुसलमान कहना मेरी लाशऊरी ख्वाहिश थी। इस्लाम कबूल करने के लिए कोई शर्त नहीं है मरियम, मैंने खुशी से लरजती हुई आवाज में कहा। खुदा की वादानियत और उसके आखिरी नबी पर जबान और दिल से ईमान लाने ही से आदमी मुसलमान हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात? मरियम ने हैरत से कहा, मैं तो इन बातों पर ईमान लाती हूँ। तुमने देखा कर्नल, मैंने खुशी से सरशार लहजे में कहा। मरियम मुसलमान हो गई, ये पहले इस्लामी तालीमात से करीब है, अब बाकायदा मुसलमान भी हो गई है। मैंने ऐसे ड्रामे बहुत देखे हैं, कर्नल नोमान ने सख्त लहजे में कहा। ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये हरकत कर रही है। क्या इस तरह मेरी जान बच जाएगी? मरियम ने हैरत से कहा, मगर मैंने तो सिर्फ इस्लाम इसलिए कबूल किया है कि मरते वक्त अली के मजहब पर हूँ। तुम नहा कर और कपड़े बदल कर आओ मरियम, मैं तुम्हें बाकायदा कलमा पढ़वाऊंगा। कलमा क्या होता है? मरियम ने पूछा। अरबी के वो अल्फाज जिनके अदा होते ही आदमी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। मैं अभी नहा कर आई। वो झपटती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये तुम बैठे बिठाए किस चक्कर में पड़ गए? कर्नल नोमान ने मुंह बनाकर कहा। चक्कर? मैंने हैरत से कहा। वो मुसलमान हो रही है और तुम उसे चक्कर कह रहे हो? मैं किसी यहूदी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई शख्स जान के खौफ से कलमा पढ़ ले तो उसका कबूल इस्लाम लायके इतना नहीं होता। तुम गलत कह रहे हो कर्नल, मैंने संजीदगी से कहा। जो शख्स भी जबान से कलमा पढ़ ले उसे वो तमाम मराहत हासिल हैं जो किसी भी मुसलमान को हो सकती हैं। वो तो ठीक है अली, लेकिन दिल का हाल तो खुदा ही बेहतर जानता है। हम एक ऐसे शख्स की जबान पर कैसे यकीन कर सकते हैं जिसे एक यकीनी मौत का सा सामना है? जब तुम मान रहे हो कि दिल का हाल खुदा ही बेहतर जानता है तो फिर जबान पर यकीन करने के सिवा और क्या चारा रह जाता है? तुम्हें चाहिए था कि ये काम किसी और के सुपुर्द कर देते। ये काम तो कोई भी कर लेगा, मगर जो काम तुम्हें करना है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मेरी लाशऊरी ख्वाहिश यही थी कि मरियम मुसलमान हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हाथों पर कबूल इस्लाम करे। नहीं कर्नल नोमान, ये काम कोई भी और नहीं कर सकता था। कर्नल नोमान बेबसी से कंधे उचका कर रह गया। उसे अंदाजा था कि मरियम के कबूल इस्लाम से उसके लिए क्या दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। मरियम को सजाए मौत का फैसला सुनाया जा चुका था। जाहिर है मुसलमान होने के बाद उसे माफ करना पड़ता। वो ना करते तो उन्हें अंदाजा था कि मैं इस बात पर जोर दूंगा और उन्हें एक आजमाइश से दो चार होना पड़ेगा। कर्नल ज्यादा देर खामोश नहीं रह सका। तुम्हें मालूम है कि फौजी अदालत उसे सजाए मौत सुना चुकी है। उसने कहा, मरियम के मुसलमान होने के बाद क्या होगा तुम खुद अंदाजा कर सकते हो। मैं मुस्कुराया। मुसलमान होने का मतलब है उसने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली हैं। ऐसे में फैसला तो मंसूख करना ही पड़ेगा। कर्नल नोमान उठकर मुजरिबाना अंदाज में कमरे में टहलने लगा। फौजी अदालतों के सुनाए हुए फैसले आसानी से तब्दील नहीं हुआ करते। उसने कहा, इस मामले में तो फैसले पर ही गौर करना पड़ेगा। मैंने दो ठोक अंदाज में कहा, गौर नहीं बल्कि इसे बाइज्जत तौर पर रिहा करने का फैसला करना होगा।
तुम्हें सोचना चाहिए कि ये मुल्की सालमियत का मामला है। कल कलां को अगर ये बात इसराइल तक पहुंच गई कि उनका त्यारा अगवा करके इराक लाया गया था और हमने त्यारा हाईजैक करने वालों की न सिर्फ मदद की थी बल्कि इसराइल के तमाम लोगों को सजाए मौत दे दी थी, तो जरा तसव्वुर करो कि हमारी पोजीशन क्या होगी। क्या हम बैक वक्त दो मुल्कों से जंग कर सकेंगे? ईरान से तो पहले ही जंग हो रही है। तुम इस मफरूजे की बुनियाद पर ये सारी बातें कर रहे हो कि मरियम हमसे धोखा कर रही है। मैंने कहा, और किसी मफरूजे की बुनियाद पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। समझने की कोशिश करो वली, ये मफरूजा ही सही है मगर इसकी खौफनाकी पर भी तो गौर करो। अगर खुदा न खास्ता ये मफरूजा सही साबित हुआ तो क्या होगा? अव्वल तो ये बाइद अज़ इम्कान है, लेकिन अगर ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ तो मैं मरियम को अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। उसे दुनिया के किसी गोशे में पनाह मयसर नहीं आ सकेगी। तुम उसे जो भी सजा दोगे उससे उस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकेगी जो वो हमें पहुंचा चुकी होगी। इसलिए अकलमंदी का तकाजा ये है कि मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कर्नल। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करते ही वो रियायत की मुस्तहिक हो गई। ये उसका हक है जो उसे हर हाल में मिलना चाहिए। फर्ज करो कि तुम्हारी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, कर्नल ने रुक रुक कर कहा। फर्ज करो फौजी अदालत अपनी दी हुई सजा पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? मैं किसी के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकता, खास तौर पर किसी नौ मुस्लिम के मामले में तो मेरे लिए गैर जानिबदार रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। अपने अल्फाज पर गौर करो अली। कर्नल के लहजे में धमकी पोशीदा थी। तुम्हारे अल्फाज भी नामुनासिब है और लहजे से भी बगावत की बू आ रही है। मैं संभल कर बैठ गया। मैं पहले गौर करता हूँ फिर कोई बात मुंह से निकालता हूँ, लिहाजा कुछ कहने के बाद उस पर गौर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मामलात में उलझने की बजाय अपने काम से काम रखो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैं अपना भला और बुरा खूब समझता हूँ कर्नल। मैं कोई बच्चा नहीं जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो। इस बार मेरा लहजा भी खराब हो गया था तो फिर वसीतर मुल्की मफादात में मैं भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हूँ। कर्नल ने रिवाल्वर निकाल कर मुझे जद में ले लिया। खुद को जेरे हिरासत तसव्वुर करो। वो तो मैं कर लूंगा, मैंने बेपरवाही से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुमने सिर्फ मुल्की मफादात के बारे में सोचा, कुछ मजहबी मफादात के बारे में भी सोच लेते तो क्या बुरा था। अब तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम पर रिवाल्वर उठाते हुए मुझे अफसोस तो हो रहा है, लेकिन अपने फराइज की अंजामदही के दौरान बाद औक़ात नागवार सूरत हाल से भी गुजरना पड़ जाता है। कर्नल की बात मुकम्मल हुई थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला। मरियम नहाने के बाद बाहर निकल रही थी। कर्नल की निगाह उस तरफ उठी। वैसे ही किसी मौके का मुंतजिर था। मुझे मालूम था कि उसकी कैद में जाने के बावजूद मुझे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है, मगर फिर भी मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद हो जाता। मेरे ख्याल में ये एक नुकसान ही कुछ कम ना होता कि मरियम को सजाए मौत दे दी जाती। जैसे ही उसकी निगाह मरियम की तरफ उठी, मैंने चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। अगले ही लम्हे ना सिर्फ रिवाल्वर उसके हाथ से निकल गया था, बल्कि मैंने उसे संभलने की मोहलत दिए बगैर उसे अपने काबू में कर लिया था। बुरा ना मानना कर्नल, मैंने उसका हाथ मोड़कर पुश्त पर ले जाते हुए कहा, मेरे भी कुछ फराइज हैं जिनसे ओहदा बरा होने के लिए बाज़ औक़ात मुझे भी नागवार सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। मरियम बाथरूम के दरवाजे पर ही रुक गई थी और सन्नाटे के आलम में हमें देख रही थी। चंद लम्हों के दौरान इतनी बड़ी तब्दीली उसकी समझ से बालातर थी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि इस तरह यहाँ से बचकर निकल जाओगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, कर्नल नामान ने कहा। वो इस तरह मेरी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था कि अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि कौन सा हिफाजती निजाम मेरी राह में दीवार बनेगा। मैंने बेपरवाही से कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुमने एक बार पहले भी हमाकत की थी और हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। कर्नल बोला, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें माफ कर दिया जाए। अभी वक्त है, सोच लो। मैंने एक हल्का सा कहका लगाया। उस वक्त मैं जज्बात में बह गया था, लेकिन इस बार मेरा तुमसे उसूली इख्तलाफ है। मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर खुद भी यहाँ से निकल जाऊंगा और मरियम को भी साथ ले जाऊंगा। मैं ना तो खुद कैद होना गवारा कर सकता हूँ और ना ही ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुसलमान होने के बावजूद किसी को सजाए मौत दे दी जाए। ये तुम क्या कह रहे हो अली? दफादन मरियम ने कहा, मेरे मामले में तुम्हें इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? ये एक असूली बात है मरियम, मैं इस मुतालबे पर कि तुम्हारी सजा पर नजरसानी की जरूरत है। कर्नल ने मुझे भी हिरासत में लेने की कोशिश की थी। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। कर्नल नामान को छोड़ दो अली, मरियम ने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो अफराद के दरमियान किसी किस्म की मुखालफत पैदा हो। तुम फिक्र ना करो मरियम,
इसकी वजह तुम हरगिज़ नहीं हो। हमारे दरमियान उसूलों की जंग है, जो उसूली तौर पर दुरुस्त होगा वही फरीक फतेह याब होगा। तो तुम यूं मेरी बात नहीं मानोगे। मरियम ने आगे बढ़कर कर्नल नमान के हाथ से गिरा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। मैं रिवाल्वर के जोर पर तुम्हें हुक्म देती हूँ कि कर्नल नमान को छोड़ दो, उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया। मरियम की जुर्रत मेरे लिए हैरान कुन थी। मालूम नहीं वो क्या करना चाहती थी, ताहम मुझे यकीन था कि उसमें गोली चलाने का हौसला नहीं है। इसलिए मैंने बेखौफी से कहा, तुम जरूर गोली चला दो मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मरियम ने धमकी दी, मगर उसे खुद अपने लहजे की कमजोरी का एहसास हो गया था। फर्ज करो तुमने मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत कर भी ली, तब भी ये सोचो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कर्नल नोमान मौजूद है। गोली पहले इसे लगेगी, बाद में मुझ तक पहुंचेगी, मैंने फातिहाना अंदाज में कहा। मरियम ने एक लम्हे के लिए मेरी बात पर गौर किया और फिर बोली, तुम मुझे अहमक क्यों समझ रहे हो? गोली चलाते वक्त मैं अपनी जगह तब्दील कर लूंगी। मत भूलो कर्नल नमान मेरे शिकंजे में बेबस है। मैं इस समेत अपनी पोजीशन तब्दील कर लूंगा। गोली हर हाल में पहले कर्नल नमान को लगेगी। मरियम खामोश होगी, वो किसी खास नुक्ते पर गौर कर रही थी। ठीक है, मैं ये बात तस्लीम करती हूँ। वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोली, तुम जैसे शख्स पर मैं वाकई असले के बल पर भी काबू नहीं पा सकती, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ भी तो वजह नज़ा मैं हरगिज़ नहीं बनूंगी। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि आपस में झगड़ा मत करो और कर्नल नमान को छोड़ दो। क्या तुम ये चाहती हो कि ये मुझे कैद कर ले और तुम्हें सजा दिलवा दे? नहीं मरियम, तुम्हें मकाना बातें कर रही हो और मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ना कि मैंने मुसलमान होने का फैसला किया था और मैं ये जानती हूँ कि कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करना चाहिए जिससे हंगामे की फिजा पैदा हो। लिहाजा मैं अपने मुसलमान होने का फैसला वापस लेती हूँ। मरियम की इस बात से मुझे शदीद धचका लगा। कर्नल नमान के हाथ पर मेरी गिरफ्त खुद ब खुद खत्म हो गई और वो मेरी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। अब मैं बराह रास्त मरियम के हाथ में दबे हुए रिवाल्वर की जद पर था। मेरी नजरों का मरकज मरियम का चेहरा था, उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर पर तो मेरी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरी तरह कर्नल नौमान भी तजब्जब का शिकार था। वो चाहता तो आगे बढ़कर मरियम के हाथ से रिवाल्वर छीन सकता था, मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सकता था या फिर कम अज कम आवाज देकर अपने आदमियों ही को तलब कर सकता था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। इराकी इंटेलिजेंस का सरबराह कुव्वत फैसला से महरूम हो चुका था। चंद लम्हों तक कमरे पर सुकूत तारी रहा, फिर मेरी आवाज ने इस सुकूत को तोड़ा। तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए मरियम, मैंने कहा। अगर तुम दोनों आपस में झगड़ा खत्म कर दोगे तो जो कुछ मैंने कहा है उस पर कायम रहूंगी। हाँ, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरे इस फैसले से तुम्हारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मुझे तुम्हारा मजहब कबूल करने में कोई आर नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मरियम, मैंने बेबसी से कहा। अगर मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी तो तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। फैसला तो पहले ही सुनाया जा चुका है, अब उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। तुम क्या समझते हो? क्या मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये फैसला किया है? नहीं अली, नहीं। ये फैसला तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद किया है। पूरे 3 दिन तक मैं कशमुकश में मुब्तला रही हूँ, तब कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंची हूँ, और वो भी तुमसे गुफ्तगू करने के बाद। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुमने मुझे बेबस कर दिया है मरियम। मैं वादा करता हूँ कि अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, वो सरशारी के लहजे में बोली। अब जल्दी से मुझे कलमा पढ़वा दो। उसका ये वालिहाना जज्बा देखकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। कर्नल नोमान पर भी उसका गहरा असर हुआ था। मरियम ने उसका रिवाल्वर उसके हवाले कर दिया और कर्नल नोमान ने उससे रिवाल्वर लेकर रख लिया। मैंने मरियम को कलमा पढ़वा दिया, जो वो थोड़ी सी दिक्कत के बाद पढ़ने में कामयाब हो गई। मैंने कलमा तैयबा का तर्जमा अंग्रेजी और अबरानी में उसे सुनाया। तुम गवाह रहना अली, मरियम ने लरजती हुई आवाज में कहा। मैंने खुदा की वादानियत और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ज़बान से इकरार कर लिया है, और उसके साथ ही मैंने हर वो हुक्म तस्लीम कर लिया है जो तुम्हारे मजहब का है और जो ज़ाहिर है मेरे इल्म में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने मादी में जो गुनाह किए हैं उनका क्या बनेगा? उसके लहजे में तशवीश का आंसर शामिल हो गया। हमारा मजहब कहता है कि ईमान लाने के बाद आदमी इस तरह पाक हो जाता है जैसे वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, वरना शायद मेरी नीयत में खोट शामिल हो जाता। मुबारक हो मरियम,
मुबारक हो अली। दफतन नामान ने कहा, खुदा ने मरियम को हदायत दी, दुआ करो कि वो मरियम को इस्तकामत भी अता फरमाए। मैंने जख्मी निगाहों से कर्नल नोमान को देखा। कुछ देर पहले वो ये मानने को तैयार नहीं था कि मरियम मुखलस है और अब वो मुझे मुबारकबाद पेश कर रहा था। मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ कर्नल, मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम जब तक चाहो मुझे हिरासत में रख सकते हो, मैं कोई मज़ामत नहीं करूँगा। कर्नल नोमान बुरी तरह जीम क्या, कैसी बातें कर रहे हो अली? अब मरियम के मुसलमान होने में मुझे कोई शक नहीं रहा है। सोच लो कर्नल, मैं एक बार पहले भी जज्बाती गलती का मुर्तकिब हुआ था, अब फिर मैंने एक गलती की है। बार बार माफ करोगे तो मेरे हौसले बढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार मैं गलती पर था। कर्नल नोमान ने फराख दिली का मुजाहरा किया। एक गलती तुमने की, एक मुझसे हुई, हिसाब बराबर हो गया। मैं तुम्हारे खिलाफ जारियत का मुर्तकिब भी तो हुआ था। मैंने कहा, यह चीज डिसिप्लिन के भी खिलाफ है। हालात के तहत तो तुमने जो कुछ भी किया मैं उसे दुरुस्त तस्वुर करता हूँ, कर्नल ने संजीदगी से कहा। रही बात डिसिप्लिन की, तो तुम हमारे मुलाजम नहीं हो। तुम पर महकमा जाती कवानीन उस तरह से लागू नहीं हो सकते जिस तरह हमारे अपने मुलाजमीन पर लागू होते हैं। तुम तो हमारे मावनीन में से हो। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपना दिल साफ कर लो। ओके कर्नल, पिछली सारी बातें खत्म। अब ये बताओ कि हम किस वक्त यहाँ से रवाना होंगे? मेरे ख्याल में ये मामला अब सुबह पर उठा रखो, कर्नल ने कहा, और अब मैं चलता हूँ। ये शीशी अपने साथ ही लेते जाओ कर्नल, मरियम ने कहा। अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैं हंसते हुए मौत को गले लगाऊंगी। कर्नल ने मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से बोला, मरियम की इस बात पर मुझे हैरत हो रही है, मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया। मेरी इस बात पर कर्नल मुतमईन तो हो गया, मगर उसकी हैरत बरकरार थी। ताम कुछ कहे बगैर उसने मरियम के हाथ से ख्वाब गोलियों की शीशी ली और कमरे से चला गया। तुमने तो उस वक्त कमाल ही कर दिया, मरियम ने कहा। यह अंदाजा तुमने कैसे लगाया कि ख्वाब दवा की तजवीज कर्नल ने पेश की थी? मैं पहले ही रोज समझ गई थी कि यह हरकत कर्नल नोमान की ही हो सकती है। तुम्हारे दबाव से मजबूर होकर उसने मुझे ये मौका फराम करने का वादा किया होगा ताकि मैं सजाए मौत से बचने के लिए खुदकशी कर लूं। उस रात मैं पलक भी झपका नहीं सका, ना मैं एक लम्हे के लिए सोया और ना मरियम सोई। वो कुरीद कर मुझसे मजहब के बारे में सवालात करती रही और मैं अतल-इम्कान उसे मुतमईन करने की कोशिश करता रहा। वो इस्लाम के बारे में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहती थी। उसके दिल में सच्ची लगन और तड़प पैदा हो गई थी। उसके चेहरे पर सच्चाई का नूर था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद अब उसकी सजा में तखफीफ हो जाए, मगर अब उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे तो बस ये फिक्र थी कि मरने से कबल इस्लाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान ले। मैं उस पर रश करने के सिवा और क्या कर सकता था। सुबह कर्नल खुद मेरे कमरे में आ गया और उसने हमारे साथ ही नाश्ता किया। मैंने तुम्हारा केस वजारत दिफा को भिजवा दिया है। नाश्ते के दौरान कर्नल ने मरियम से कहा, मुझे तवक्को है कि तुम्हारी सजा पर नजरसानी हो जाएगी। तुम लोग तो यहाँ से चले जाओगे और मैं तन्हा रह जाऊंगी, मरियम ने कहा। अब हमारा और तुम्हारा मजहब अलग अलग नहीं रहा और किताबें तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएंगी। मेरे दिल पर से एक बोझ सा हट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। नाश्ता करने के बाद हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। मैं और टारमंडू एक बंद वैन के पिछले हिस्से में थे। टारमंडू का जिस्म पट्टियों से ढका हुआ था और वो बेहोशी के इंजेक्शन के जेर असर था। कर्नल नामान ने बताया कि उसे कई घंटों तक होश नहीं आएगा। मैं नॉर्मन के मेकअप में था और मुझे मालूम था कि मुझे कितना अरसा इस रूप में गुजारना पड़ेगा। यकीनन मेरी राह में बहुत सी मुश्किलात आती। ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि मैं इस रोल को कामयाबी से निभा भी सकूंगा या नहीं। किसी वक्त भी राज खुल सकता था। ताम तवक्को थी कि मैं इसराइल को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हो गया था। टारमंडू को कमरा नंबर 312 में पहुंचा दिया गया। तीसरी मंजिल पर प्राइवेट वार्ड था और कर्नल ने मुझे बताया कि वहाँ एक कमरे में 2 मरीजों को नहीं रखा जाता, मगर ये मामला चूंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुतल्लक था, इसलिए जाहिर है हॉस्पिटल की इंतजामिया कोई गरज नहीं कर सकती थी। कमरे की खिड़कियों पर पड़े पर्दे स्याह रंग के थे। खिड़कियों के शीशों पर भी स्याह रंग का पेंट कर दिया गया था ताकि रात के वक्त कमरों में जलने वाली रोशनी छीनकर बाहर ना जा सके। मैं आके मलता हुआ खिड़की के पास गया और उसे खोलकर बाहर का जायजा लेने लगा। खिड़की के साथ नीचे दीवार सपाट थी। उस तरफ से फरार होना नामुमकिन था।
हॉस्पिटल का अच्छा खासा कुशादा था और उसमें खूबसूरत लॉन लगाया गया था जिसका इख्तिताम लोहे के जंगलों पर होता था। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और कर्नल की तरफ पलटा जो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। ठीक है कर्नल, मैंने कहा, उस सिम से फरार होना मुमकिन नहीं है। गोया में फरार होने के लिए पूरे हॉस्पिटल से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर तुम पहले ही से इन सब बातों का जायजा ले लेते तो अच्छा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं तुम्हें अपना मंसूबा बताऊंगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि इसमें कोई गड़बड़ ना होने पाए। क्या तुमने कोई मंसूबा बना लिया है? कर्नल नौमान ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। अभी नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी मंसूबा हुआ वो बहुत सादा और आसान मंसूबा होगा। इस वक्त तुम मुझे तीसरी मंजिल की सैर करा दो। कर्नल मुझे लेकर कमरे से बाहर निकला। ये सामने ड्रेसिंग रूम है, उसने कदरे बाईं जानिब इशारा करते हुए बताया। तुम दोनों को अलग-अलग ड्रेसिंग के लिए रोजाना यहाँ लाया जाएगा। मैं कर्नल के साथ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। वो ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था और वहाँ आलाते जराई और अद्वियात के अलावा चंद कुर्सियां और एक स्ट्रेचर दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद मैं उस मंजिल से पूरी तरह वाकफियत हासिल कर चुका था। सबसे ज्यादा कारामद जगह एक कोने पर वाक़े वो कमरा था जो स्टोर था। मैंने स्टोर का तफसीली जायजा लिया था। उस कमरे में सिर्फ 2 आदमी हुआ करते थे, एक स्टोर कीपर और एक उसका असिस्टेंट। स्टोर की एक अलमारी में सफेद रंग के धुले हुए कोट रखे हुए थे। ये वो कोट थे जो डॉक्टरों के इस्तेमाल में रहते हैं। अब बाओ, तुम्हारी ड्रेसिंग भी करा दूं, कर्नल ने मैंने खेद लहजे में कहा। ख्याल रखना कर्नल, कहीं किसी डॉक्टर के जरिए मेरे जख्मी ना होने का राज अफशा ना हो जाए। बेफिक्र रहो, तुम दोनों की मरहम पट्टी कोई आम डॉक्टर नहीं करेगा, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखने वाला एक डॉक्टर करेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक डॉक्टर ने मेरे जिस्म पर पट्टियां लपेट दी और मैं भी कमरे में आकर बेड पर दराज हो गया। क्योंकि रात भर का जागा हुआ था, इसलिए नींद ने फौरन ही आ दबोचा। मेरी आंख कोई 4 घंटे बाद खुली। कमरे में टारमंडू के कराने की आवाजें गूंज रही थी। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा और नईफ सी आवाज में बोला, हम कहाँ हैं? ये कोई हॉस्पिटल मालूम होता है, टारमंडू ने बड़ी तकलीफ से कराते हुए जवाब दिया। मैं भी होले होले कराने लगा ताकि टारमंडू को मुझ पर शुबा ना होने पाए। अब इस कमबख्त मिलिट्री हॉस्पिटल से कैसे निकलेंगे? मैंने कहा। टारमंडू मेरी ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए अपनी तकलीफ भूल गया। मिलिट्री हॉस्पिटल? उसने हैरत से कहा, ये कोई फौजी हॉस्पिटल तो हरगिज नहीं है। तुम पागल हो गए हो टारमंडू, फौजी हॉस्पिटल नहीं है तो क्या मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाएगा? मैं पागल नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी ज़हनी सलाहियतें मुतासर हुई हैं। फौजी हॉस्पिटल मुख्तलिफ होते हैं और वो देखो, पर्दों पर हॉस्पिटल का नाम कड़ा हुआ है, समारा जनरल हॉस्पिटल। मैंने टारमंडू को दिखाने के लिए सर को जुम्बश देने की कोशिश की और करा कर रह गया। कमबख्तों ने बड़ी बेदर्दी से खाल उधेड़ दी। मेरे तो सर को भी नहीं बख्शा। कमरे में एक नर्स के दाखिल होने से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते हो गया। नर्स खासी हुसीन थी। मालूम नहीं कर्नल नौमान ने खुसूसी तौर पर एहतमाम किया था या वहाँ की सारी नर्सें ऐसी ही हुसीन थी। ताहम हुस्न के मामले में इराक किसी भी तरह मिस्र और लबनान से पीछे नहीं था। तुम लोगों को होश आ गया? नर्स ने आकर कहा और साइड टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ कोई दवाएं रखी नजर आ रही थी। पहले उसने टारमंडू को कुछ दवाएं खिलाई, उसके बाद मेरी तरफ आ गई। ये लो, उसने 5 गोलियां मेरी तरफ बढ़ाई। इन्हें पानी के साथ निकल लो। उसने दूसरे हाथ में मौजूद पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की और करा कर रह गया। लेट कर गोलियां निगलने का मुझे कोई तजर्बा नहीं, मैंने करा कर कहा, और बगैर सहारे के उठकर बैठना मुमकिन नहीं नजर आता। उसने गिलास साइड टेबल पर रखा और फिर बढ़कर मुझे सहारा दिया और मैं जैसे तैसे उठकर बैठ गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ए हुसैनो जमील खातून, मैंने गोलियां निकल कर कहा। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछने की जिसारत कर सकता हूँ? उसने हैरत से मुझे देखा। मुझे बताया गया था कि तुम बुरी तरह जख्मी हो, उसने कहा। तो क्या एक जख्मी को यह हक भी नहीं पहुंचता कि वो किसी हुसैन खातून से उसका नाम ही मालूम कर सके? मैंने मासूमियत से कहा और वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरा नाम फरगाना है, उसने एक अदा से गर्दन झटक कर कहा और कुर्सी पर बैठ गई। मेरी ड्यूटी तुम्हारे कमरे में लगाई गई है। मैं उस नेक दिल डॉक्टर का मशकूर हूँ जिसने तुम जैसी हुसैन नर्स की ड्यूटी मेरे पास लगाई। अब उम्मीद है मैं जल्दी सेहतयाब हो सकूंगा। तुम बड़े दिल फेंक मालूम होते हो, इतनी खराब हालत में भी रूमानी गुफ्तगू से बाज नहीं आ रहे। अगर तुम बुरा मान रही हो तो अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैंने अपने लहजे में यासियत पैदा करते हुए कहा। अरे नहीं, वो हंस पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं, बल अपनी तारीफ सुनकर कौन सी लड़की
ऐसी होगी जो खुश नहीं होगी। हाय कैसी भी है, मैंने एक सरदा भर कर कहा। मैं उसके हुस्न की तारीफ करता हूँ तो जानती हो वो क्या कहती है? कहती है आपको बेवकूफ बनाने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं मिला। कभी कहती है आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। फरगाना हंस रही थी। ऐसी भी लड़कियां होती हैं, उसने हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा, जो चाहती हैं कि उनके हुस्न की तारीफ ज्यादा शद्दोमत से की जाए। मैंने यूं आंखें फाड़ कर फरगाना को देखा जैसे उसके तजदिये ने मेरी आंखें खोल दी हों। लेकिन दर हकीकत में सोच रहा था कि वो इतनी बेतकल्फी से क्यों गुफ्तगू कर रही है। ये उसकी आदत थी या उसकी कोई खास वजह थी? मैं चूंकि नार्मन शैलूफ का रोल कर रहा था इसलिए मुझे तो यही कुछ करना था। उसके बारे में यही मालूम हुआ था कि वो लड़कियों की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही चहकने का आदी है। हाय मैं बड़े जोर से कराया और फरगाना उठकर मेरी तरफ झपटी। क्या हुआ? उसने पूछा। सर में टेस उठी थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब ठीक हूँ। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आपको बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी चाहिए। उसने मुझे सरदंश की। मैं इसी हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ। ठीक होने के बाद मेरे हाथ से शोक फरमा लीजिएगा। तुम पहले कहाँ थी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि लड़कियां अपनी तारीफ कराने के लिए ऐसी बातें करती हैं? मैं दिन रात उनकी तारीफ करता रहता। मेरा हाथ छोड़िए जनाब, फरगाना ने खुशगवार लहजे में कहा और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मालूम नहीं लड़कियां मुझसे नाराज क्यों हो जाती हैं, मैंने मगमूम लहजे में कहा। तुम कौन सी मट्टी के बने हुए नारमन? टारमंडू ने हाँक लगाई। बिस्तर मर्ग पर भी नहीं सुधरोगे। मालूम नहीं भाई, मैंने एक ठंडी सांस ली। बिस्तर मर्ग क्या होता है मैं अभी से कैसे बता सकता हूँ। फरगाना ने भी फिर कुर्सी संभाल ली थी और हैरान कुन बात यह थी कि अब उसके चेहरे से जरा भी नाराजगी जाहिर नहीं हो रही थी। मुझे आपकी तीमारदारी करनी है, उसने कहा। अगर आपने ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश की तो केस बिगड़ सकता है और मुझसे जवाब तलबी भी हो सकती है। ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने बड़े खुलूस से कहा। अब ठीक होने तक मैं जरा सी भी जुम्बश नहीं करूंगा। मैंने महसूस किया कि टारमंडू की पलकें बूझल हो रही हैं। फिर देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई। फरगाना ने उसके करीब जाकर उसे चेक किया और मेरी तरफ पलट कर बोली, ये सो चुका है। क्या इन गोलियों में ख्वाब और दवा की भी गोली शामिल थी? मैंने पूछा। जी हाँ, तकलीफ का एहसास जायल करने के लिए ख्वाब और दवा का ही सहारा लिया जाता है। लेकिन मुझे अभी तक नींद क्यों नहीं आई? दवाएं तो हम दोनों ने एक साथ ही खाई थी। आपको जो गोलियां दी गई हैं उनमें ख्वाब और गोली शामिल नहीं थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने खुश होकर कहा। अब हम इत्मीनान से अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकेंगे। वो सो चुका है जनाब, इसलिए अब इस नाटक की जरूरत नहीं रही। क्या कह रही हो? मैंने हैरान होकर कहा। कैसा नाटक और कहाँ का नाटक? मुझे कैप्टन फरगाना कहते हैं। मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ और मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मैंने कराकर उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। ये कर्नल नामान मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। किसी रोज मालूम होगा कि खुद मेरा ताल्लुक भी मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। फरगाना हंस पड़ी। तो इसमें शुबा ही क्या है सैयदी अली? उसने शोखी से कहा। आइंदा ख्याल रखना, ख्वाह टारमंडू सोई क्यों ना रहा हो, गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहा करो। मैंने अचानक संजीदा होते हुए कहा। ठीक है जनाब, मैं ख्याल रखूंगी। फरगाना ने भी संजीदगी से जवाब दिया और मुझसे गुफ्तगू करते हुए तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मोदबाना अंदाज टारमंडू को मशकूक कर सकता है। मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगी जनाब, फरगाना बोली। इस वक्त तो मैंने इत्मीनान कर लिया था वो वाकई गहरी नींद में है। मेरी समझ में नहीं आता कर्नल नामान को क्या हो गया है, मैंने चिढ़ कर कहा। उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। आखिर किसी लड़की की यहाँ जरूरत ही क्या थी? फरगाना का चेहरा उतर गया। उन्होंने मुझसे कहा था जैसे ही आपको ये स्कीम बनाएं मेरे जरिए उन तक इतला भिजवा दें। ठीक है, मैंने चिल्ला कर कहा। और मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि तुम्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में क्यों ले लिया गया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे बेतकल्फी से गुफ्तगू करो। ओके डियर नार्मन, फरगाना ने ना कर कहा। आइंदा तुम्हें इस किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। ये हुई ना बात, मैंने खुश होकर कहा। याद रखो, इंटेलिजेंस के आदमी के लिए बेहद जरूरी है कि जो कुछ उससे कहा जाए उस पर बिला तामिल अमल करे। 3 रोज बाद टारमंडू के जख्म मंदेमल होने लगे। अब उठकर कमरे में चल फिर भी सकता था। मैंने तो खैर उससे कबल ही चलना फिरना शुरू कर दिया था। फरगाना चूंकि हर वक्त कमरे में मौजूद नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसकी अदम मौजूदगी में सबसे पहला काम ये किया कि टारमंडू को दिखाने के लिए पूरी बारीक बीनी से पूरे कमरे की तलाशी ली।
है।